मैं तो ये चाहता हूं कि समाज के किसी भी व्यक्ति के दामन पर इस प्रकार का कोई भी दाग नहीं होना चाहिए। कलंकित उसको करना चाहिए जिसके ऊपर दाग है, उसकी पहचान करनी चाहिए। दुर्भाग्य से एक समय हमारी आजादी के बाद भी वर्षों तक ऐसा बना रहा जब इस बात की चिंता किसी ने की नहीं, और लगातार हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी इस प्रकार के लोगों की भरमार रही। मुझे वो दिन याद है जब नरेंद्र मोदी जी से एक प्रश्न किया गया कि आपके लिए जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 2013 के आसपास की बात है, उस समय तय हो गया था कि अगले देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी इनको लाएगी। प्रश्न पूछा कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनका उत्तर आज भी मन पर अंकित है कि देखिए, चैलेंजेस बहुत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए चैलेंज है कि जो मेरी बिरादरी है, बिरादरी कौन सी? राजनीतिक नेताओं की बिरादरी, इनकी छवि, इसको ठीक करना, यही मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या बात है। ये सर मैं दरअसल प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, ये बात आपके विरोधी भी कहते हैं और मानते हैं, इसलिए ये मैंने बात कही। दूसरी सर एक और बात है जो आपके व्यक्तित्व पर फिट बैठती है कि तन बैरागी मन बैरागी बाकी सब माया। माया मतलब वित्त से है, वित्त भी आपके पास है। तो ये जो 4 बरस से आप ये वित्त मंत्री की जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उसमें प्रदेश के विकास की बात करें तो आपके मायने में कहाँ पहुंचा है विकास? देखिए सुंदर जी, विकास की परिभाषा अपने आप में जो अभी तक पहले से जो सरकारें चलती थी, उनका विकास का मायना होता था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सड़कें बन जाएं, कुछ स्कूल बन जाएं, कॉलेज बन जाएं, बिल्डिंग्स बन जाएं, रेलवेज, हाईवेज, एयरवेज, यही विकास होता था। ये विकास है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ये उसका एक हिस्सा है। विकास में और जो बहुत चीजें आती हैं, वो आता है कि समाज का रहन सहन, जी, समाज की तकलीफों को कैसे दूर करना, लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स ये कैसे ठीक हो। विकास में निर्माण की बात होती है तो निर्माण केवल भौतिक चीजों का निर्माण नहीं, मनुष्य निर्माण, ये भी विकास की एक कड़ी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और हमने इन सब चीजों पर ध्यान किया है। सड़कें भी बनाई हैं, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज भी बनाई हैं। हमने अपने यहां जो जो काम किए जा सकते हैं सब विकास के लोगों की यानी आकांक्षा अपेक्षा के ऊपर हम पूरा उतरे हैं। लेकिन साथ में व्यवस्था परिवर्तन के जितने काम हमने इन 8 सालों में किए हैं, शायद ही किसी सरकार ने किए हों। मनुष्य निर्माण के नाते से कितने ही नए ऐसे प्रकल्प ये हमने शुरू किए हैं ताकि व्यक्ति को एक दिशा उसकी ठीक हो जाए कि मुझे अपना सुखी जीवन व्यतीत करना, तो मुझे क्या क्या चीजें अंगीकार करनी चाहिए, गलत दिशा में न चला जाए। ये काम भी हमने किए। बड़ी चीज़ है सर, ये बड़ी चीज़ है, लेकिन विपक्ष इस बात से सरोकार नहीं रखता है। विपक्ष कहता है कि आपकी सरकार ऋषि चारवाक के दर्शन में भरोसा रखती है। वो कहते हैं कि कर्ज ले लो, घी पीना ज़रूरी है। तो ये कर्ज में कर्जदार सरकार हो गई है आपकी इस विकास के चलते हुए। ये विपक्ष का सीधा कहना है कि जो विकास हो रहा है दरअसल उस पर भी ध्यान दे लो कि जो कर्ज लिया जा रहा है। जहां तक विपक्ष का सरोकार है, मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। मुझे चिंता जनता के सरोकार की। जनता क्या समझती है, जनता क्या कहती है। अगर जनता का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया, जनता सोचती है कि हमारे भले के लिए सरकार काम कर रही है, तो विपक्ष कहना कि उसका काम है विपक्ष का। आखिर विपक्ष हमारे समर्थन में कोई बात क्यों कहेगा कि वो नामी विपक्ष है। जिस दिन वो विपक्ष के लोग हमारे समर्थन में बात करना शुरू कर देंगे, उनको विपक्ष कहना छोड़ देंगे, वो अपने आप पक्ष बन जाएंगे, हमारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, तो उनका विपक्ष वाला कैरेक्टर खत्म। जहां तक कर्ज की बात है, मैं उस बात का भी उत्तर दूंगा। कर्ज के नाते से जो पैरामीटर्स हमारे रिजर्व बैंक ने, हमारे नीति आयोग ने जो तय किए हुए हैं, हरियाणा आसपास के स्टेट्स में केवल एकमात्र स्टेट ऐसी है जिन्होंने उन सब पैरामीटर्स को और पूरा रखा हुआ है। पैरामीटर्स में जीएसडीपी एक बहुत बड़ा विषय होता है। जीएसडीपी का कुल हमारा जो स्टेट का जो डेट है वो 25% के आसपास कोविड से पहले ये एक पैरामीटर था। कोविड के बाद उसको बढ़ा करके 33% कर दिया गया।
क्योंकि कोविड के कारण से हमारी इकोनॉमी में निश्चित रूप से 2 साल एक ठहराव आया था। उसके कारण से इस कर्ज को लेने की भूमिका, उसमें तो विपक्ष के लोगों के साथ भी मैं बैठता था कि कोविड है, हमारी इनकम कम हो गई है, खर्चे उतने के उतने, क्या करें। ये सब विपक्ष के लोगों ने उस समय सहमति दी कि नहीं, हमको कुछ कर्ज लेकर के और चीज़ों को अपनी गति में रखा जाए, पटरी से न उतर जाए कहीं हमारा सिस्टम। इनकी सहमति से हमने कर्ज लिए। खैर वो 2 साल का पीरियड हमारे लिए बहुत कठिन था। 33% का जो पैरामीटर है, हम उस पर गए नहीं, पहुंचे नहीं। उस समय हम 24% थे, आज हम 25.5% पर हैं। हमने अपने पैरामीटर्स को बराबर रखा हुआ है। हर वर्ष कितना कर्ज वो होना चाहिए, एफआरबीएम की रेशो, एफआरबीएम की रेशो उसको 3.5% तय किया हुआ है रिजर्व बैंक ने। उसमें भी हम 3.13 यहीं तक गए, हम इससे ऊपर नहीं गए हैं। हमारे पड़ोस के प्रदेश उठा के देख लो, जहां तक जीएसडीपी का रेशो राजस्थान का है वो 28% है। कल तक पंजाब में भी कांग्रेस सरकार थी, आज वहां भी 46% उनकी जो है जीएसडीपी की रेशो ये कर्ज की हो गई है। अंतर इतना है पंजाब में और हरियाणा में। हम आज किसी को कहते हैं हमको लोन नहीं चाहिए, एजेंसीज कहते हैं नहीं लोन हमसे ले लो। हम कहते हैं किस रेट से देंगे, वो कहते हैं 7.5% पर दे देंगे, 7% पर दे देंगे। 7.5, 7.5, 30% पर हमको आज भी लोन मिलता है। लोग लाइन पर खड़े हैं कि हरियाणा को देना चाहिए, हरियाणा इज ए सेफ स्टेट। जबकि पंजाब के लोग आज ले लेना चाहें, पहली बात तो कोई देते नहीं, और कोई देता भी है तो उनको कहते हैं 10% लगेगा। अब ये हिसाब किताब लगा कर देख लो कि उनकी साख क्या बची, हमारी साख क्या है। लेकिन लोन इस सिस्टम में जो अर्थशास्त्री हैं, जो सिस्टम को चलाना जानते हैं, आप व्यापार में भी उद्योग में भी, लोन एक काम चलाने के सिस्टम की एक अनिवार्यता भी है। अगर हम इससे कम लोन लेंगे तो बहुत से लोग ऐसे आलोचक खड़े हो जाएंगे कि हरियाणा को पैसा मिल रहा था लोन पर, विकास के नाते से इन्होंने विकास नहीं किया और लोन नहीं लिया। हर रनिंग सिस्टम में लोन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इकोनॉमी और उसके अंतर्गत है। लेकिन विपक्ष ये कहता है कहना चाहिए, विपक्ष कहेगा ही, लेकिन विपक्षी की बात पर कोई भरोसा करेगा तब ना। विपक्ष जितनी बातें अविश्वास की कह देंगे उतना हमको लाभ है। विपक्ष को कहते रहना चाहिए ऐसी बातें। अनर्गल प्रचार अगर विपक्ष करता रहेगा उसका हमको नुकसान नहीं है, उसका लाभ है। चलिए, सीएम साहब ये पूरा भरोसा दिला रहे हैं आपको कि आप विकास की डगर पर हैं और कर्ज नाम की चीज़ ये केवल विकास का एक हिस्सा है, बाकी जो प्रचार है वो भ्रामक है और वो विपक्ष का है। एक सवाल और सर, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, हमारा प्रदेश जवान के नाम से और किसान के नाम से जाना जाता है। अभी देखिए कि किस तरह से मौसम की मार उन पर पड़ी है। अब बहुत सारी इस तरह की स्थिति बनी हुई है किसानों के मन में कि उनकी फसलों की कब तो गिरदावरी होगी, कब मुआवजा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। इसको लेकर पूरे प्रदेश की जनता को एक बार आश्वस्त कर दीजिए। देखिए, एक कष्टदायक कहानी बन गई है कि किसान का जो भी उसका धन है वो हमेशा खुली छत के नीचे होता है, आकाश के नीचे होता है, और उसकी संभावना कभी भी नुकसान होने की बनी रहती है। वर्षा आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, या कभी ये दोनों ना हो तो सूखा पड़ जाए, कोई भी प्रकार होता तो किसान का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना, फसल बीमा योजना ये शुरू की, और उस समय लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि ये क्या योजना शुरू कर दी है, सरकार को ही पैसा देना चाहिए। सरकार ने अपनी घोषणाएं बनाकर रखी। 2013 में इससे पहले सिर्फ 6,000 रुपये एकड़ मिलता था। 13 में इन्होंने घोषणा जरूर की थी 10,000 रुपये की, विनोद शर्मा जी गवाह होंगे उसके, गोहाना में घोषणा हुई थी। एक भी पैसा 10,000 रुपये के हिसाब से दिया नहीं था। हम 1 साल के बाद आए, हमने आते उसको 12,000 रुपये किया। और क्यों किया? दुर्भाग्य से पहला ही वर्ष 2015 में फरवरी के अंदर भयंकर ओलावृष्टि वर्षा जैसे इस बार हुई है, इस प्रकार की भयंकर वर्षा उस समय भी हुई थी। हमने उस समय वादा किया था कि 15 दिन के अंदर गिरदावरी होगी, मई के महीने में सबको कंपनसेशन मिल जाएगा। और हमने इतना कंपनसेशन उस समय पारदर्शी तरीके से सबका मूल्यांकन कराया, और उस साल में 1300 करोड़ रुपया लगभग एक ही फसल का हमने कंपनसेशन दे दिया। और कांग्रेस का 10 साल उठा करके देख लें, 1000 करोड़ रुपया 10 साल में पूरे का पूरा कंपनसेशन सिर्फ 1000 करोड़ रुपया था। 10 साल का हमने एक सीजन में 1300 करोड़। बड़ी चीज। आज भी
इस बार का अगर हम ये मुआवजा भी बाद में हिसाब लगाएंगे कितना देना कितना नहीं, अभी तक जितना कांग्रेस ने 10 साल में दिया उससे 10 गुना हम अभी तक दे चुके हैं। क्योंकि हम उस प्रकार का नहीं करते कि मूल्यांकन करने से पहले, गिरदावरी करने से पहले पटवारियों को बता दिया देखो भैया यहां इतना ही दिखाना, खराब 22 से ज्यादा नहीं दिखाना। पहले तय करके भेजते थे, यहां से हम खुली छूट देते हैं नहीं, पहले किसान अपना मुआवजा वो एंटर करेगा क्षतिपूर्ति पोर्टल पे, मेरा कितना नुकसान हुआ। इसके बाद तहसीलदार, पटवारी, फिर एसडीएम, डिप्टी कमिश्नर, ये सब उसको वेरीफाई करते हैं और बाद में उस किसान की फसल कितनी हुई, कितनी उसने मंडी में बेची, एक एक किसान का हमारे पास हिसाब होता है और हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से फसल की उसकी बिक्री कराते हैं। उसकी बिक्री से ही पता लग जाता है उसका नुकसान हुआ है और उसके अगले ही दिन सब हिसाब किताब हो जाते हैं और उनको मुआवजा उनका मिल जाता है। जहां तक इस बार का नुकसान है, स्पेशल गिरदावरी के हमने ऑर्डर कर दिए हैं, 31 मार्च तक पूरी गिरदावरी हो जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर सब लोगों ने दर्ज किया हुआ है। क्षतिपूर्ति में किसान को 72 घंटे के अंदर अपना उस पोर्टल पर जाकर के दर्ज करना होता है और उसके बाद जो उसकी जांच होनी होती है, मई के महीने में सबको पूरा पैसा जितना जिसका बनता है वो सबके घरों में पहुंच जाएगा और ऑनलाइन उसी पोर्टल के माध्यम से पहुंचेगा जिस पोर्टल के बारे में हमारे विपक्षी मित्र खिल्ली उड़ाते हैं। ये पोर्टल की सरकार है, पोर्टल की सरकार है। भूपेंद्र हुड्डा जी खुद कहते हैं कि कहते मुझे हैं। इस उम्र में पोर्टल चलाना मुझे नहीं आता है, ये हमारे किसान कहाँ से उस पोर्टल का इस्तेमाल कर पाए। देखिए आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और इस टेक्नोलॉजी के जमाने में वैसे तो कहा जाए तो हर व्यक्ति को इस विधा का अभ्यास करना चाहिए। मैं भी आज, मेरी और हुड्डा जी की उम्र कोई बहुत अंतर नहीं है, 3-4 साल की उम्र है। मेरे पास नौजवान आते हैं कि हमको ये टेक्निकल चीज कंप्यूटर की फंस गई है, जरा बताओ। यहां जो नौजवान बैठे हैं, अगर एक्सेल की कोई बात इनको नहीं आती हो तो इस कार्यक्रम के बाद मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा उनको क्या चीज है, कौन सा फार्मूला कैसे फिट करना है। तो सीखने की मंशा होती है, वो सीखता है। हाँ, नौजवान हैं हर परिवार में, वो भी सीखे हैं और अब तो इतने आसान ऐप बन गए हैं, पोर्टल बन गए हैं कि आपके मोबाइल पर सिर्फ एक क्लिक करना है और एक जानकारी देनी है, उसके बाद अपने आप भर जाता है। गांव-गांव में सीएससी सेंटर्स, अटल सेवा केंद्र ये खुले हैं, कोई भी वहां जाकर के अपनी जानकारी देता है और वहां उसको फ्री में, मुफ्त में, क्योंकि सारा खर्च जो इस प्रकार की जनता की एंट्रीज जो भरनी होती है उसमें हर एक जो सीएससी है उसका पैसा सरकार देती है, सरकार ने तय किया हुआ है। हर गांव आज इस चीज से, इस सुविधा से उपलब्ध है। ग्राम सचिवालय उसमें सीएससी खुले हुए हैं। लेकिन वो विपक्ष तो ये कहता है कि आप लोगों को चुन के भेज दिया, ये वेब पोर्टल से ही अगर हमें सब कुछ मिलना था तो आप लोगों को विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री इनकी आवश्यकता क्या थी। हम लोगों को तो बड़ी परेशानी होती है। ये विपक्ष सीधा कहता है कि पोर्टल से सरकार कहाँ, कैसी सरकार चला रहे हैं। इनको क्या ठीक लगता था, इनको ठीक लगता था कि हमारे घर में, हमारे ऑफिस में जनता आए, परेशान हो, हमारे सामने गिड़गिड़ करे, फिर हम 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद उसका कोई ना कोई काम करें, वो एहसान जताए, साहब आपने हमारा काम कर दिया। और काम करने की हालत ये होती थी कि जब हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनाई थी, इसको पोर्टल के माध्यम से नहीं किया था, तो एक व्यक्ति 3 दिन तक रुककर अपने कुछ ना कुछ किसी एक साथ में एक एजेंट को भी, बिचौलिए को भी लेके आता था। अध्यापक आगे ट्रांसफर कराता था, वो बड़ी खुश होता था, बड़ा के वाह थोड़े पैसे लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन ट्रांसफर तो हो गया पंचायत स्थान पर। यहां से वो अपनी गाड़ी से या बस से घर पहुंचता था, 3 घंटे बाद वहां पहुंचता था, वहां जाते ही पता लगता था कि फोन आ गया कि जो आप ट्रांसफर करा के आए थे वो कैंसिल हो गया। ये स्थितियां इनके समय थी। इन्होंने स्वयं कहा कि हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमारे घर पर भीड़ लगी रहती थी, हमारे ऑफिस में 4थे फ्लोर के ऊपर इतनी जनता होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और ये मुख्यमंत्री है, इसके घर में तो कोई दिखता ही नहीं है। मेरी ये पीड़ा थी उस समय कि आखिर इतने सारे लोग, हजारों की संख्या में रोजाना हमारे सेक्रेटरिएट में, हमारे ऑफिस में कोई काम नहीं करने देते, कुछ नहीं, क्यों भटकते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। हमने एक ही प्रयोग किया था, मुझे याद है कि 25 दिसंबर 2014 पहला जो सुशासन दिवस था उसमें सीएम विंडो शुरू की थी और इस सीएम विंडो के ऊपर 13 लाख एप्लीकेशन इस समय तक आ चुके हैं। 13 लाख, इसका मतलब है कि 13 लाख लोगों को हमने उनके घर से चंडीगढ़ बुलाने की, उनको नहीं आना पड़ा, उनको सुविधा दे दी कि आप आइए, मत वहीं से दीजिए, और उसमें से 90% उनके जितने भी काम हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको हमने हल किया है 90%। ये बड़ा
जिस तरह से ये तस्वीर बताई है, अमूमन क्या होता था, ये हम भी सुनते रहे इतने 20 बरस के पत्रकारिता के जीवन में कि भाई सर वहाँ अब तो सेक्रेटरीएट में घुसने भी नहीं दिया जाता है, अब तो लोग इतना भीड़ नहीं रहती है। लेकिन ये एस्पेक्ट इतना शानदार है कि जब आपके घर एक क्लिक से काम हो रहे हैं तो उस बिचौलियों की ज़रूरत क्या है, ये बड़ी चीज़ मनोहर लाल जी ने शुरू की। सर एक और आरोप जितने है, दौड़ कपड़िए थे सबके कपड़े उतरवा के खूंटे पे टंगवा दिए, आने की जरूरत नहीं है अब। जोरदार तालियां हो जाए। ये सर एक और बात कहते हैं कि जो अभी किसानों की आप राहत की बात कर रहे हैं, दरअसल विपक्ष कह रहा है ये राहत की बात नहीं है, ये बीमा कंपनियों को कमाई करवाने की बात है। ये दरअसल बीमा कंपनियों को ही इसका फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं होता है। देखिए, एक कहीं ना कहीं इस बात को उछाला जाता है कि आपने इस बार 600 रुपया या 1000 रुपया एकड़ का किसान कंपनी को दे दिया, बीमा कंपनी को, आपको क्या मिला? अगले साल बताया जाता आपने 1000 रुपया फिर दे दिया, आपको क्या मिला? ये आप हम सब जानते हैं बीमा कंपनी का सिद्धांत क्या होता है। बीमा कंपनी का सिद्धांत होता है कि जितने भी लोग हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उन सबसे थोड़ा थोड़ा प्रीमियम लेना और आवश्यकता पड़ने पर उसी प्रीमियम में से जिसकी हानि हुई उसको देना। अगर जिस किसी किसान को किसी एक वर्ष में 25,000 या 50,000 मिले हैं, उस 25 या 50,000 में उसने तो उस साल भी वही 1000 रुपया दिया था। सब लोगों को तो प्रीमियम के बदले में मिलेगा नहीं, मिलेगा उन्हीं को जिनका नुकसान हुआ है। तो बीमा कंपनी का जो सिद्धांत है वो यही है, थोड़ा थोड़ा सबसे ले और आखिर में जरूरत पड़ने पर उसको किसी को जिसको जरूरत है उसको देना। वो इंश्योरेंस का, चाहे हमारा लाइफ इंश्योरेंस होता है, चाहे हमारा जनरल इंश्योरेंस होता है, हमारी गाड़ी का होता है, हमारे सब चीज़ों का होता है, ये नुकसान पर दिया जाता है। और जहां तक कुल प्रीमियम कितना दिया गया है, अभी इस पिछले 2021-22 में 1500 करोड़ रुपया कुल मिलाकर के यहां से प्रीमियम गया है हरियाणा के किसानों का, और 5400 करोड़ रुपया पिछले साल में ही किसानों को प्रीमियम का बीमा कंपनियों ने दिया है। अब जब आप कहेंगे कि इससे कंपनियां घाटे में चली जाएंगी, हम उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। किसान का तो सिर्फ 25% पैसा इतना ही जाता है, 75% सरकारें करती हैं, केवल के किसान के ऊपर ज्यादा वजन न पड़े। लेकिन ओवरऑल जब हिसाब लगाते हैं तो बहुत कंपनियां ऐसी भी हैं पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर स्टेट में घाटे में चली जाती हैं। और ये भी बात ठीक है कि जब वो घाटे में जाती हैं तो अगली बार प्रीमियम बढ़ा लेती हैं। आखिर जो कंपनी है बीमा कंपनी, वो कोई घाटा खाने के लिए नहीं है बैठी, वो भी हमारी सहायता करने के लिए। उसके यहाँ 10-20 हज़ार एम्प्लॉई होंगे, उनकी भी सैलरी जाएगी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होंगे, कुल मिलाकर उनको भी एक बिजनेस के नाते बिजनेस करना होता है। फायदा ये है कि जिसका लॉस नहीं होता उससे थोड़ा सा लिया, जिसका नुकसान होता है उसका पूरे नुकसान की भरपाई कर दी। बीमा कंपनी का सिस्टम है, वैसा सब बीमा कंपनियां करती हैं। और हमारे यहाँ हरियाणा में तो कभी भी कमी नहीं रही, फसल ज्यादा होती है तो नुकसान भी ज्यादा होता है। तो जो फसल ज्यादा होती है, नुकसान के नाते कभी भी वर्षा आ गई, ओले पड़ गए, कोई और नुकसान हो गया, उसका एक सिस्टम है वो देते हैं। जो लोग नहीं कराते हैं उसको सरकार, पहले हम 12,000 देते थे, अब उन्हें 15,000 रुपया कर दिया कि 15,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। ये बड़ी चीज़, ये बड़ा भरोसा इस मंच के जरिए मनोहर लाल जी ने दिया है कि किसान को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर ये किसान की बात हो गई, जवान की बात कर लेते हैं। हमारा जवान, जो हमारा नौजवान है, ये कहते हैं कि अब सड़कों पे आ गया है। अभी पानीपत में एक परीक्षा हुई क्लर्क की, तो उसमें 10,000 लोगों ने, केवल 5 क्लर्क की भर्ती थी और उसमें 10,000 लोगों ने आवेदन किया। आप कह रहे हैं कि रोज़गार बहुत दिया है आप लोगों ने, लेकिन हालात ये हैं, और विपक्ष भी ये कह रहा है कि बेरोज़गारी की हालत ऐसी है कि नंबर 1 है प्रदेश बेरोज़गारी में। देखिए, आंकड़ों के विषय में आंकड़ों से उत्तर मिलना चाहिए जी। पहली बात तो यह है कि हमने इस 8 सालों में लगभग 30 लाख लोगों को रोजगार के अवसर दिलाए हैं, लगभग 30 लाख। जहां तक सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो 2000 से लेकर 2004 तक ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही हो, चाहे 2004-05 से लेकर के 2014 तक 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, पर ईयर एवरेज वो इस 8 साल की ज्यादा है। हुड्डा साहब के 10 साल के अंदर लगभग मुझे लगता है कि 80,000 के आसपास नौकरियां मिली हैं। हमारे 8 साल में इस समय तक 1,01,000 नौकरियां हो गई हैं। 12,000 नौकरियां पर साल। उनके यहाँ 8,000 नौकरियां पर साल। हम 1.5 गुना नौकरियां उनसे दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। लेकिन सरकारी नौकरी की अपेक्षा सबको होती है, दी नहीं जा सकती सबको।
मात्र एक साल में आज भी 15,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां नहीं निकलती हैं। कितने लोग नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए खाली होते हैं? साल में इस समय लगभग 5 लाख लोगों का जन्म होता है। नौकरी प्राप्त करने के लिए जब लोग पढ़ाई लिखाई करके उस योग्य बन जाते हैं तो वो भी 4 लाख हो जाते हैं। 4 लाख में से आधे ऐसे हैं जो अपने पैतृक कामों में कहीं ना कहीं लगते हैं। सबके अपने हैं, व्यवसाय के हिसाब से, दुकान के हिसाब से, खेती के हिसाब से सब। आधे ऐसे हैं 2 लाख लोगों को नया रोजगार चाहिए। अभी 2 लाख लोगों को हर साल सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं। इनको कहीं ना कहीं या तो प्राइवेट नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या थोड़े बहुत लोग ऐसे काम करके दूसरे प्रदेशों में, विदेश में वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका सारे काम प्रबंध कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है शिक्षा और स्किलिंग। हम शिक्षा में भी पूरे पर्याप्त, हमारे हायर एजुकेशन के पूरे साधन हैं। स्किलिंग में भी हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां हमने स्किलिंग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है। एक यूनिवर्सिटी से पहले गुजरात में किसी एक लेवल की थी, लेकिन हमने उससे भी बड़ी बनाई है। और जितना हमारा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र है उनके साथ एमओयू करके उनकी आवश्यकता के हिसाब से उनके प्रेमिसेस में स्किलिंग देते हैं ताकि वो वहाँ की उनकी प्लेसमेंट हो सके। तो इस नाते से हम ये सारे काम कर रहे हैं। और हम तो यहाँ तक जो लोग रोजगार नहीं प्राप्त कर सके, सबको जैसे मैंने बताया मिलेगा नहीं, ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए एक स्पेशल स्कीम निकाली जी, युवा सक्षम स्कीम। सक्षम स्कीम में आपको अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता 3,000 रुपया वो मिलेगा। साथ में 100 घंटे एक सप्ताह में यदि काम करेंगे, एक महीने में 100 घंटे काम करेंगे तो 6,000 रुपया उसका भी मिलेगा। यानी 9,000 रुपया, ताकि वो खाली बैठा है, उसकी जेब में कुछ पैसा चाहिए ताकि आगे अपने पढ़ाई में, ट्रेनिंग में या कहीं रोजगार लेने के लिए कुछ वो अपने तलाश ढूंढ सके, घर वालों के ऊपर बोझ ना बने। तो उसको 9,000 रुपया 100 घंटे काम के बदले दिया जाता है। इसी प्रकार ग्रेजुएट्स को दिया जाता है। 1 लाख से ऊपर लोगों को हम ये सुविधा दे चुके हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल इतनी बेरोजगारी है कि युवा नशे की तरफ जा रहा है, नशे का शिकार हो रहा है। नहीं, पहली बात तो है कि रोजगार जितना एक परसेंटेज रहती है 5-6-7%, वो थ्रू आउट वर्ल्ड एक फिनोमेना है कि 5 से लेकर 7% बेरोजगारी अमेरिका में भी है। 5 से 7% ये अपने देश में भी 7 नहीं तो होगी 8 होगी, हमारे यहाँ भी 7 है 8 है, इतने ही परसेंट है। पहले विषय तो ये, क्योंकि वो जिस बात को लेकर के सीएमआई का उदाहरण देते हैं बहुत कंकोक्टेड स्टोरी है। पिछले बार के सर्वे में मैंने जानकारी ली कि 5,000 लोगों का सैंपल ये उन्होंने लिया। किन लोगों का? 15 साल से लेकर के और 60 साल तक के लोगों का। अब 15 साल से 18 साल के बच्चे वो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए उनको छांटा जाएगा या उनको पढ़ाने के लिए आगे लाया जाएगा? बिल्कुल। तो इसलिए उनकी जितने भी ये सैंपल सर्वे हैं ये मिसलीडिंग है। और मिसलीडिंग करने के लिए उनका कुछ ना कुछ लाभ कराया भी जाता है। एक बड़ी प्रोफेशनल कंपनी है और बड़ी आर्थिक नाते से उसके अपने व्यवहार हैं। एक प्रोफेशनल कह लें उसको, कमर्शियल कह लें उसको, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां कोई भी उसके बिना करती नहीं, सरकारी कंपनी नहीं है वो। तो इस नाते से उसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार ये कह चुके हैं और हम उसको चैलेंज करते हैं। हमारे पास जो डाटा है, एक एक परिवार में एक एक व्यक्ति का डाटा है। हमने परिवार पहचान पत्र जो बनाया है और उसमें सेल्फ डिक्लेयर डाटा जो है, आज भी हमारे पास 8.5 लाख लोग ये कहते हैं मैं बेरोजगार हूं, मुझे काम चाहिए। उस 8.5 लाख में 58 साल तक के लोग हैं। अगर हम व्यवसाय के नाते, रोजगार के नाते देखते तो 18 साल से और 35 साल के आदमी की चिंता हमको करनी चाहिए, क्योंकि उस सब के ऊपर का व्यक्ति को नौकरी भी करना उसके लिए संभव नहीं है, कहीं और जाना भी संभव नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो जा सकता है। इसलिए हमारे यहाँ नौकरियां हैं, यानी बेरोजगारी है वो 6 से 8% ये फ्लक्चुएट करती है। उनके कहने के हिसाब से ये 30% होगी, 35 होगी। जिस दिन 35% बेरोजगारियां हो जाएंगे उस दिन बहुत परेशानी हो जाएगी लोगों को।